ये कहानी एक ऐसे दिहाड़ी मजदूर बिरजू की है जो अपनी गर्भवती पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ अपने अच्छे भविष्य के लिए गांव से शहर आया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसका काम बंद हो गया और फिर बिरजू और उसके जैसे कई मजदूर रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए। फिर उनका शहर में गुजारा करना मुश्किल हो गया तो बिरजू ने अपने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया। फिर बिरजू ने पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि बस या रेल से गांव वापस जाने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन या पास कराना जरूरी था और ऊपर से सब खर्चा उसे ही करना था। ये सब बातें अनपढ़ बिरजू के सोच के बाहर थी। घर वापसी के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था तो अंत में बिरजू ने अपने परिवार को लेकर पैदल जाने का फैसला किया। लेकिन पत्नी गर्भवती थी तो वो इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती थी और उनके साथ छोटा बेटा था। इसीलिए बिरजू ने साइकिल लेकर अपने गांव वापस जाने का सोचा। फिर वो एक पुरानी साइकिल की तलाश में गया, लेकिन जिस आदमी से साइकिल खरीदनी थी वो बिरजू को अपनी पुरानी साइकिल की दुगनी कीमत बता रहा था। बेचारे बिरजू के पास इतने पैसे नहीं थे। गरीब बिरजू ने उस साइकिल वाले को अपनी मजबूरी बताई, लेकिन वो आदमी बजाय बिरजू की मजबूरी समझे उल्टा अपने मतलब के लिए उसकी ऐसे हालातों का फायदा उठाना चाहता था। इसी वजह से बेचारा बिरजू वहाँ से निकल जाता है और वो पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल गया। पूरा दिन भूखे पेट चलने के बाद बिरजू की गर्भवती पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अब इतनी दूर चल नहीं पा रही थी और उसके साथ कुछ सामान भी था। फिर बिरजू ने कुछ जुगाड़ करके रास्ते में से बांस और लकड़ी के टुकड़े चुनकर अपने हाथों से हाथ गाड़ी बनाई और उस पर अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बच्चे को बिठाकर उन्हें खींचते हुए गांव की तरफ चल पड़ा। पर सफर इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। मंजिल अभी बहुत दूर थी। बेचारा बिरजू नंगे पांव अपने परिवार का बोझ लेकर हिम्मत न हारते हुए सड़क पर निकल पड़ा। बिरजू एक ऐसा मजदूर है, एक ऐसा इस देश का नागरिक है और एक ऐसा पिता है जो अपने परिवार के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पर इतनी मेहनत करके उसने कमाया भी तो क्या? एक गठड़ी, बदन पे फटे कपड़े और हथेली पे जान, यह उसकी इतने सालों की कमाई हुई दौलत थी। भले ही दुनिया की नज़र में बिरजू एक आम मजदूर है, पर अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं, जो इस मुसीबत की घड़ी में मुश्किल इम्तिहान में अपने आप को साबित कर रहा है। ऐसे लोगों को वेल्डन वीर करता है सलाम। लगातार जैसे तैसे तकरीबन 17 दिनों का सफर इस आग उगलती सड़क से अंधेरों को चीर के बिरजू ने आखिर पार कर लिया। हम वेल्डन वीर की कहानियों के जरिए आपको वो भारत दिखाने की कोशिश करते हैं जो कुछ लोगों की नजर से कब का गायब हो चुका है। सफर में चलते चलते कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिरजू को इंसानियत की खातिर मदद की, कुछ खाने को दिया और इसी वजह से बिरजू अपने गांव पहुंच सका। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं। उनकी कहानियां भले ही अलग हो, लेकिन दर्द एक ही है। ऊपर वाला इनकी मदद करने के लिए हर वक्त नहीं आ सकता, इसीलिए तो उसने एक चीज बनाई है, वो है इंसान, जो इंसानियत के काम आ सके। दोस्तों, आपसे जितनी हो सके उतनी किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करें। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और आपको ऐसी ही कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी एक गरीब ऑटो वाले गंगाधर की है जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान था। लॉकडाउन की वजह से उसकी कमाई लगभग बंद ही हो गई थी और फिर वो मेहनत करके जैसे तैसे अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों से सारे कामकाज बंद रहने की वजह से उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ महीनों के लॉकडाउन में उसने जमा किया हुआ सारा पैसा खत्म हो गया था। उसके पास एक ऑटो था, वो भी किराए का था। उसका एक दिन का किराया 500 रुपये था और मकान का किराया भी अलग से। उसके लिए अपने परिवार को 2 वक्त का खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। उसे अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार पैसे भी लेने पड़े। गंगाधर को ये सब कर्जा भी चुकाना था। ऐसे में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि अब वो घर चलाने के लिए क्या करे। कुछ दिनों बाद थोड़े समय के लिए लॉकडाउन हटा दिया गया। फिर गंगाधर ने अपना ऑटो सड़क पर निकाला, ये सोचकर कि अब ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसे कमाकर सबका कर्जा चुकाऊंगा। उसके घर का सारा राशन खत्म हो गया था, अब उसे किसी भी हालत में घर पैसे लाने थे। ऐसा सोचते हुए वो ऑटो लेकर निकल पड़ा। बेचारा दिन भर सवारी की खोज में ऑटो स्टैंड पर बैठा रहा, क्योंकि सड़क पर उतने लोग नहीं थे जितने लॉकडाउन से पहले रहते थे। 4-5 घंटों के इंतजार के बाद उसे एक सवारी मिली। सवारी के उस आदमी ने गंगाधर को 100 रुपए दिए। उसे दिन भर में एक ही सवारी मिली, वो भी 100 रुपए की। महामारी के डर से लोग ऑटो में बैठ नहीं रहे थे। गंगाधर सोच रहा था कि जैसे तैसे लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन सड़क पर लोगों की सवारी पहले मिलती थी, वैसे अब क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा कैसे चलेगा? रात हो जाती है, फिर वो घर की ओर निकल पड़ता है। उसके ऑटो में पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। गंगाधर सोच में पड़ गया, अब मैं ये दिन भर में कमाए हुए 100 रुपए से अपने बीवी बच्चों के लिए राशन लेकर जाऊं, या फिर अपने ऑटो का पेट्रोल भरूं, ताकि मैं दूसरे दिन सवारी पर जा सकूं। इसी द्विधा मनस्थिति में वो ऑटो चला रहा था। तभी उसका ऑटो एक कार से टकरा जाता है और कार को एक मामूली सी खरोंच आ जाती है। तभी उस कार से एक मोटा सा आदमी उतरता है, जो कि बहुत अमीर दिखता है। उसके गले में सोने की चेन रहती है और वो गंगाधर को गुस्से से बोलता है, ए ऑटो वाला रुक! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को धक्का देने की? हाँ, चल पैसे निकाल, मुझे मेरे कार के नुकसान के पूरे 5,000 रुपए चाहिए। बेचारा गंगाधर बोलता है, साहब गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है साहब, मुझे जाने दो साहब। वो आदमी बोलता है, क्या पैसे नहीं है? तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप? तू जानता नहीं है बेटा तूने किसकी गाड़ी ठोकी है, चल गाड़ी साइड में ले चल। गंगाधर बीच सड़क में हाथ जोड़कर उस आदमी से माफी मांगता है, फिर भी वो आदमी गंगाधर की एक नहीं सुनता। उस बेचारे पर दया करने की बजाय उल्टा उसकी कॉलर पकड़ के उसके जेब में से पैसे निकालता है। उसे सिर्फ उसकी जेब में 100 रुपए मिलते हैं, जो कि गंगाधर ने दिन भर में इतनी मुश्किल से कमाए थे। हाँ, सिर्फ 100 रुपए? हट साला भिखारी, मेरी इतनी महंगी गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? रुक, तुझे अभी दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। और वो आदमी अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक रॉड निकालकर गंगाधर की ऑटो का कांच फोड़ देता है और बोलता है, अब हुआ ना हिसाब बराबर। ऐसा बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उस अमीर आदमी को गंगाधर से पैसे तो नहीं मिले, पर उस गरीब की ऑटो का नुकसान करके पता नहीं कौन सा सुकून मिला। गंगाधर अपनी टूटी हुई ऑटो लेकर जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और ऑटो की टूटी हुई कांच देखकर सोचता है, पहले ही इस ऑटो के मालिक को इसका किराया देना बाकी है और अब ये टूटा हुआ कांच, अब इसका नुकसान मैं कहाँ से भरूं? सोचा दिन भर ऑटो चलाकर 4 पैसे कमाऊं तो ढंग से सवारी भी नहीं मिल रही। जो 100 रुपए मिले थे वो भी तो वो अमीर आदमी लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या खिलाऊं? बेचारा ये सोचकर हिम्मत हार देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस लॉकडाउन में इस देश के बहुत लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया है। इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मजबूरी समझ के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये कहानी एक गरीब मजदूर आदमी भोला की है, जो अपने पूरे परिवार को लेकर काम की तलाश में गांव से शहर आ गया। उसका पूरा परिवार हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था और दिन का गुजारा करता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोग थे। जब तक वो रास्तों पर निकलकर कुछ ना कुछ काम ना करे, तब तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। बड़े ही मुश्किल से उन्हें खाना मिलता था और उनके दिन कट रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, वो परिवार दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात को फुटपाथ पर बनाई झुग्गी में सो गया और दूसरे दिन जब वो रोज की तरह काम पर निकल रहे थे तो उन्हें पूरी सड़क सुनसान दिखती है। रास्तों पर कोई गाड़ियां नहीं दिखती, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आता। फिर भोला थोड़ा आगे जाकर देखता है, तभी पीछे से जोर से एक डंडा उस पर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है
तो उसे दिखता है एक पुलिस वाला डंडे से मार रहा है। साहब साहब रुक जाओ साहब, साहब क्यों मार रहे हो साहब? ए पागल, कहाँ घूम रहा है? हाँ चल भाग यहाँ से, पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है, अगर दोबारा सड़क पे दिखा ना तो बहुत मारूंगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आ गई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होकर मर जाएगा। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पागल लोग। ऐसा बोलकर और एक डंडा पीछे से लगाता है। वो बेचारा घबराकर दौड़ते हुए अपने परिवार के पास आता है। फिर उसके परिवार वाले पूछते हैं तो वो बताता है कोई महामारी आई है जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर नहीं जा सकते। फिर उसके बच्चे बोलते हैं लेकिन हम बाहर जाकर कुछ बेचेंगे नहीं तो हमें खाना कैसे मिलेगा? फिर भोला बोलता है सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो रहने चाहिए ना बेटा, बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। फिर उसकी पत्नी बोलती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भोला सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं, उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है, बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भोला को अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब करे भी तो क्या, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 दिन का अनाज घर में भरकर रख दे। और बाहर निकला तो दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा था जो भोला को काम दे सके, और ऊपर से पुलिस की मार भी पड़ रही थी। लेकिन अपने बच्चों और परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जाती। वो बच्चों को रोता देख सड़क पर निकल जाता है। फिर भोला को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन दे रही है। फिर भोला वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर भोला को पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भोला, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं तो ये राशन कार्ड आधार कार्ड कहाँ से आएगा? फिर भोला मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़ी लाइन है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियाँ लेकर कड़ी धूप में बहुत देर से वहाँ पे खड़े थे। वो भी वहाँ उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी थी कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे का समय वहाँ उसे लग जाता है। दोपहर के 3 बज जाते हैं। बेचारा भोला कड़ी धूप में नंगे पाँव इस आस में वहाँ पे खड़ा रहता है कि कुछ खाना मिले तो अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी थी कि उसका नंबर आते आते खाना ही खत्म हो गया। बेचारे का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर खाली हाथ अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है ए पागल, तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? सड़क पर क्यों घूम रहा है? भोला रोते हुए पुलिस से बोलता है साहब साहब आप एक काम करो, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए तो छोड़ो, कल से पीने के लिए पानी तक नहीं है। साहब ये महामारी हमें मारेगी या नहीं पता नहीं, पर हाँ ये भूख हमें जरूर मार देगी साहब। मैं अपने परिवार को भूख से मरते नहीं देख सकता साहब, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालो साहब। ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उस पर दया आती है और वो उस आदमी को पहले अपने पास का पानी पीने के लिए देता है और उसके पास जो कुछ खाने को है वो उस गरीब के हाथ में देकर उसे अपने परिवार के पास भेज देता है। दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ता है और रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा देश डिजिटल इंडिया बनते बनते कहाँ पहुँच गया। आज हम हमारे देश के गरीब लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे ही इनकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं और अब ये महामारी। अब ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये 2 दिन का खाना भी घर में लाकर रख सके। खाना तो छोड़ो, उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जहां हम सभी लोग अपने अपने सुरक्षितता के लिए खाने पीने की वस्तुएं
और रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों का सामान भर भर के अपने घर लेकर जा रहे हैं, उसी वक्त कुछ गरीब लोगों को 2 दिनों में सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिल रहा है। रोज कमाकर खाने वाले लोगों का और उनके परिवार और बच्चों का क्या होगा? कई लोगों को तो लॉकडाउन का मतलब भी नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से इन्हें जिस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इस महामारी से भी खतरनाक जिस महामारी से अब इस वक्त ये लोग जूझ रहे हैं ना, वो है भूख। पता नहीं इस महामारी से ये लोग मरेंगे या नहीं, लेकिन हाँ, भूखमरी का शिकार ये लोग जरूर बन जाएंगे। क्यों ये दिन इन गरीबों के नसीब में आए, ये उनकी सोच से परे है। अब इस मुसीबत से इन्हें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है इंसानियत। दोस्तों, अगर आपके दिल को ये गरीबों की सच्ची कहानी छू गई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।